बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आज हम दो तीन अहम इश्यूज़ पर बात करने जा रहे हैं। हम कोरोना के हवाले से कुछ अहम एदाद शुमार पर बात करने जा रहे हैं जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी पेशरफ्त है और इसमें कुछ अच्छी ख़बरें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ फ़ैसला हुआ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब को जो मुआवन खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात लगाया गया और शिबली फ़राज साहब को वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो मुकर्रर किया गया। तो उसके बाद जहाँ एक जानिब उन लोगों के जो तज्ज़िये हैं, उन लोगों की जो ख्वाहिशात हैं वो दम तोड़ गई, जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से और इस गैप के हवाले से बातें कर रहे थे, फिर वो रुख मोड़ दिया उन्होंने अपने तज्ज़ियों का और उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि देखें जी, ये अपॉइंटमेंट एक रिटायर्ड फ़ौजी को इस ओहदे पर लगा दिया गया है फिरदौसा शिकवान को हटाकर। और बहुत से लोगों ने इसमें तरह तरह की बातें की। जो आलमी जो हमारे यहाँ जब ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं, जब अहम पोजीशंस पर अहम लोगों को लगाया जाता है तो हमारे मुल्क के हवाले से कई आलमी इदारों को भी बड़ी तकलीफ़ होती है। वो फिर इस तरह की ख़बरें लगाते हैं, उनकी जो हेडलाइंस है वो बता रही होती है कि वो शरारत कर रहे हैं। मतलब बहुत से लोगों ने ट्वीट्स किए तो उन ट्वीट्स की बुनियाद पे ख़बर बनाकर फिर bbc-urdu.com ने आज जो स्टोरी लगाई वो उसको स्मार्ट लॉकडाउन के बाद स्मार्ट मार्शल लॉ का नाम देने की कोशिश की। अगरचे वो एक ट्वीट का हवाला दे रहे थे, लेकिन जहाँ 20 और ट्वीट उन्होंने वहाँ पर उनका जिक्र किया था तो उसमें से उन्होंने ये सुर्खी निकाल के आज स्टोरी जो है वो अपने मेन पेज पे लगाई। तो इस हवाले से इस अपॉइंटमेंट की ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई, ये आपको बताने जा रहे हैं। बहुत से लोग इस पर हैरानी का इजहार कर रहे हैं जिन्हें सूरत हाल का पता नहीं है, और जिन्हें पता है लेकिन वो शरारती जहन रखते हैं, वो इसमें नेगेटिविटी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया भर में जो है ना वो ऐसा होता है। दुनिया भर में अब माइक पोम्पियो की मैं मिसाल देता हूँ जो कि इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं, ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पोम्पियो सदर ट्रंप के। वो CIA के हेड रह चुके हैं, वो साबिक फ़ौजी ऑफिसर रह चुके हैं। तो जो ट्रंप की कैबिनेट है वो शुरू से लेकर अब तक उसमें कई फ़ौजी जर्नैल जो हैं वो अहम ओहदों पर रहे हैं। अच्छा, अब चलें ठीक है, अब हम इंटरनेशनल सिनेरियो की अगर आप कहते हैं जी कि वो वहाँ उन ममालिक का मामला है, हम अपने मुल्क की बात कर लेते हैं। चलें जी, हम माजी करीब की बात कर लेते हैं, हम नवाज़ शरीफ दौर की बात कर लेते हैं, बल्कि उसमें कुछ हाल की बात भी कर लेते हैं। अगर आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अरकान को देखें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा रिटायर्ड जर्नैलों को टिकट जो दी गई होगी किसी जमात की जानिब से तो वो मुस्लिम लीग नून होगी। इस वक्त भी जो सेनेट की लिस्ट पर आप नज़र दौड़ाएं तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाउद्दीन तिरमिज़ी और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम जो हैं वो इस वक्त हाज़िर सर्विस सेनेटर हैं। इसके अलावा ये जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच को हमेशा टिकट देती है नून लीग जो है। तो अच्छा, अब जो ओहदों की बात, ये तो है टिकट जी। अब उसमें कई लोग ये कहेंगे कि जी ये तो जी इलेक्शन लड़ के आ रहे हैं, या सेनेट का इलेक्शन भी वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो इस तरह के ओहदे हैं उनमें ऐसी मिसाल, उसमें भी ऐसी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। उसमें जो नासिर जंजुआ साहब हैं, कौमी सलामती के जो मुशीर थे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के, वो उन्होंने सरताज अज़ीज़ को हटाकर रिटायर्ड जर्नल नासिर जंजुआ साहब जो हैं उनको अपॉइंट किया था कौमी सलामती का मुशीर। उस वक्त ये किसी को इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई थी। इसके अलावा एक और इंतहाई रेलेवेंट मिसाल मेजर जनरल रिटायर्ड अतर अब्बास जो कि DGISPR रहे हैं, क्योंकि अब बात DGISPR की हो रही है कि एक साबिक DGISPR को इस ओहदे पर क्यों लगाया गया। तो मेजर जनरल रिटायर्ड अतर अब्बास साहब जो हैं उनको नून लीग की हुकूमत ने बैरून मुल्क में एम्बेसडर लगा दिया था। तो उन्होंने यूक्रेन में अतर अब्बास साहब को सफ़ीर लगाया। सिर्फ यही एक मिसाल नहीं है, बल्कि कई रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर्स थे उन्होंने बैरून ममालिक में उनको सफ़ीर लगाया। तो इसलिए यानी सिर्फ इलेक्शन की हद तक नहीं, सिर्फ यानी कौमी असम्बली सेनेट की हद तक नहीं, सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं, बल्कि
जो एक DGISPR, रिटायर्ड DGISPR के मामले में भी आपको मैंने मिसाल दी कि उन्हें भी एक ओहदा माजी में दिया गया, लेकिन उस वक्त ये जो शरारत करने वाले लोग हैं, नेगेटिविटी तलाश करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये नहीं की। आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो जब कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, तो उस वक्त वो प्रेसिडेंसी में उस वक्त के सदर और जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो हैं वो रह चुके थे। वो बहुत ही ब्रिलियंट ऑफिसर थे और उस वक्त से ही वो जो इस तरह के जो अमूर होते थे, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के जो मीडिया के लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होता था, जो एंकर्स के साथ इंटरेक्शन होता था, उसमें जो कोऑर्डिनेशन में ये इनका बड़ा अहम किरदार होता था। तो यानी जो इनकी ग्रूमिंग हुई है वो लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल से हो गई, इस तरह के जो मामलात देखने के हवाले से। फिर जब ये DGISPR रहे, बुनियादी तौर पे इन्होंने 3 चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ काम किया हुआ है। उनमें से एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनमें जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, राहिल शरीफ साहब के दौर में भी DGISPR थे। तो जो जदीद ISPR है, बुनियादी तौर पर जो इस वक्त जो 5th जनरेशन वार का दौर है, हाइब्रिड वार का दौर है, उसमें जो उसकी बुनियादी तौर पर रखी एक जदीद ISPR की, वो इनके दौर में रखी गई थी। और इस वक्त जब पूरी दुनिया में कोई भी किसी किस्म का भी मुकदमा, चाहे वो किसी मुल्क का मुकदमा हो, किसी वो हुकूमत का मुकदमा हो, या किसी अहम आलमी इशू पर कोई मामला जो है वो दुनिया के सामने पेश करना हो, तो उसमें मीडिया का बहुत अहम किरदार है। और मैं समझता हूँ कि ये अपॉइंटमेंट जो है वो उनके तजर्बे से इस्तेफादा किया जा रहा है। तो ये उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी होगा जो इस पर बहुत ज़्यादा हैरानी की बात कर रहे थे। तो अब एक और मामले पे जी बात करते हैं। लॉकडाउन के हवाले से जब प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी तो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था। तो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। अब दुनिया में ये डिबेट शुरू हो गई है। अब दुनिया के बड़े बड़े जो इदारे हैं वो अपने एडिटोरियल्स में ये लिखना शुरू हो गए हैं कि कोरोना से बड़ा इशू जो है वो भूख है, और इस वक्त दुनिया कोरोना से ज़्यादा जो थ्रेट है वो इस वक्त भूख और कहत का थ्रेट है। और आज डॉन अखबार ने भी अपने एडिटोरियल में ये बात कही है कि लॉकडाउन से जो डेली वेजर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और भूख का सामना मुल्क को जो है वो हो सकता है। और उन्होंने एम्प्टी स्टमक के नाम से एक जो एडिटोरियल लिखा है, उसमें खुराक के बहरान और भूख के चैलेंज से मुतल्लिक बात की गई है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुज़िश्ता रोज़ जो एडिटोरियल लिखा है उसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले चंद माह में जो करोड़ों लोग जो हैं वो बेरोज़गार तो होंगे ही, मगर 26 करोड़ से ज़ायद अफराद जो भूख का शिकार हो जाएंगे ये लॉकडाउन की पॉलिसियों की वजह से। और अब हम देख रहे हैं कि दुनिया में लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो रहा है, और यहाँ एक ऐसी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है कि वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात सोशल मीडिया पे लिखी हुई थी कि जब चंद हज़ार केस थे तो दुनिया बंद कर दी गई, और अब लाखों केस हैं तो दुनिया खोल रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि जिन लोगों का ये उस वक्त कॉन्सेप्ट क्लियर था कि ये लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, तो बुनियादी तौर पर जो उनकी बात है वो प्रिवेल कर रही है। इस वक्त इदाद शुमार की अगर हम बात करें तो दुनिया में जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस से मुतल्लिक कुछ इसमें अब बेहतरी जो पैदा होनी शुरू हो गई है, अच्छी खबर है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 3,81,000 कुल केसेस हैं और 2,12,000 मौत हुई हैं, और 9,31,000 लोग रिकवर हो गए। ये तो बात होगी यहाँ तक। लेकिन जो क्लोज्ड केसेस हैं, जो केसेस या तो लोग मर गए या लोग जो हैं वो रिकवर हो गए, तो इनको कहते हैं क्लोज्ड केसेस। जो क्लोज्ड केसेस हैं उनमें अमवात की निस्बत जो रिकवरी है उसकी शरह अब बढ़ती जा रही है। अमवात की शरह दुनिया भर में कम होती जा रही है। उसमें वेदर कंडीशंस हो सकती हैं, उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इस पे अभी तहकीक हो रही है। अमवात की शरह इन क्लोज्ड केसेस में जो थी वो 21% थी, अब वो कम हो के 19% पे आ गई है। जो क्रिटिकल केसेस थे दुनिया में उनकी तादाद भी कम हो गई है, 4% से 3% पर आ गए हैं। ठीक है जी। तो रिकवरी की बात करें तो स्पेन, जर्मनी और ईरान में हैरानकुन रिकवरी है, बहुत ही अच्छी रिकवरी है। और यहाँ जो अच्छी खबर जो है वो ये है कि ईरान में रिकवर्ड केसेस जो हैं वो
14,000 यानी एक्टिव केसेस जो हैं ईरान में वो 14,000 हो गए हैं और रिकवर्ड केसेस जो हैं वो 72,000 तक पहुंच गए हैं, यानी रिकवरी इतनी ज़्यादा है। इसमें अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर इसमें रिसोर्सेज मैटर नहीं कर रहे, रिसोर्सेज मैटर नहीं कर रहे। ईरान वो मुल्क जो दुनिया से कटा हुआ है, दुनिया की सारी पाबंदियाँ उस पर लगी हुई हैं, वो IMF के आगे हाथ फैला रहा था कई दहाइयों के बाद। तो इतनी सैंक्शंस हैं, सब कुछ है, और जब ये आउटब्रेक हुआ तो कहा जी सबसे दूसरे ममालिक तो इस पर काबू पा लेंगे, ईरान का क्या बनेगा, और ये दूसरे ममालिक के लिए भी, इर्द गिर्द के ममालिक के लिए भी ख़तरा है। तो ईरान में इस वक्त एक्टिव केसेस पाकिस्तान से भी कम हो गए हैं। यानी पाकिस्तान, हम ईरान के बारे में जो बात कर रहे थे, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि इसमें रिसोर्सेज मैटर नहीं कर रहे, इसमें एनवायरनमेंट बड़ा मैटर कर रहा है, इसमें वेदर बड़ा मैटर कर रहा है, लोगों की इम्यूनिटी बड़ी मैटर कर रही है। तो इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि ये जो जनूबी एशियाई ममालिक हैं, यहाँ पर सूरत हाल बड़ी जल्दी बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसमें मुझे, आपको, हमें, अवाम को इसमें बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा भी करना होगा। बिल गेट्स ने भी गुज़श्ता रोज़ कहा कि ये गैर यकीनी सी बात है कि जनूबी एशिया में केसेस इतने कम क्यों हैं जो सूरत हाल वहाँ पर है। इसके अलावा स्पेन में 1,23,000 लोग रिकवर हो चुके हैं, बहुत बड़ी रिकवरी है स्पेन में। इसी तरह जर्मनी में 1,14,000 अफराद जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। तो अब चीज़ें अब रिकवरी की जानिब जा रही हैं। पाकिस्तान में अगर 1-1.5 महीना हम इसमें कोई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं, टेम्परेचर को भी अपना काम करने देते हैं, हम इसमें इसको फैलाने में कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो पाकिस्तान बड़ी जल्दी इंशाल्लाह कोरोना की सूरत हाल से निकल आएगा। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।